नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज कुछ जनरल नॉलेज और जीएस को लेकर के, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। लेकिन जो है जीके और जीएस का जो टॉपिक होते हैं ये लगभग सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट वाइज जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको छोड़ करके। नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं आज जीके और करंट अफेयर्स या जीएस के बारे में, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा है, गुप्त सम्राट जो है किस धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो वैष्णव धर्म है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गुप्त सम्राट जो है बौद्ध वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। इन्होंने ही अपना जो है इसे अपना राजधर्म बनाया था, ठीक है। और विष्णु का वाहन जो था वो गरुड़ था, ठीक है। गरुड़ जो था, ठीक है, वो गुप्त विष्णु का जो वाहन था वो गरुड़ था, ठीक है। इसलिए जो गुप्तों का राज चिन्ह हुआ करता था वो गरुड़ था, ठीक है। गुप्त सम्राटों का जो चिन्ह हुआ करता था, प्रतीक आप उसको बोल सकते हैं, राज चिन्ह जो था तो वो गरुड़ ही था, क्योंकि ठीक है वैष्णव धर्म में क्या था, जो विष्णु थे वो उनका वाहन था गरुड़, इसलिए गरुड़ को इन्होंने अपना जो है राज चिन्ह बनाया था, ठीक है। और गुप्त काल में क्या हुआ था कि वैष्णव धर्म से संबंधी जो सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो मिले थे वो देवगढ़ जो झांसी उत्तर प्रदेश में है वहाँ मिले थे, ठीक है। चलिए अगला यही क्वेश्चन है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष क्या है। ऑप्शन है दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर, पशुपति मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दशावतार मंदिर है, ठीक है। और दशावतार मंदिर जो कहाँ है वो झांसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। झांसी यूपी में है, ठीक है। ये जो मंदिर है झांसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है गुप्तकालीन मंदिर जो विष्णु मंदिर है, शिव मंदिर है, पार्वती मंदिर है, दशावतार तो हमने बता ही दिया है। और भीतर गांव मंदिर है, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में है, लक्ष्मण मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश में है। और इसके अलावा दशावतार उत्तर प्रदेश झांसी में स्थित है, ठीक है। तो दो मंदिर ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर थे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे, यानी आयुर्वेद के जो है चिकित्सक थे उस समय धन्वंतरी किसके दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे। ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी अशोक है, सी चंद्रगुप्त द्वितीय है और डी कनिष्क है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में क्या हुआ था कि धन्वंतरी जो थे उनके आयुर्वेदाचार्य थे, ये राज्य चिकित्सक बोल सकते हैं इनको, ठीक है। और एक चीज़ गुप्त काल के बारे में बता दें कि जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, ठीक है, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थी, ठीक है, इसी में गुप्त काल में, ठीक है। तो वहाँ की जो गुफाएं थी अजंता एलोरा की जो गुफाएं, ठीक है, जो बौद्ध धर्म को जो दर्शाती हैं, ठीक है। जबकि ये लोग वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है बौद्ध धर्म को चंद्रगुप्त के शासनकाल में क्या हुआ था,
संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास। कालिदास का नाम अगर आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस हैं। तो इनके जो है कालिदास जो थे वो संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास जो थे वो प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वान विद्वान नहीं था, यानी कि कौन सा विद्वान नहीं था? ठीक है, तो ऑप्शन है वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त या कनिष्क। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन विद्वान नहीं था? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, कनिष्क नहीं था। ठीक है, क्योंकि कनिष्क जो था वो तो राजा था। इसके अलावा वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, ये तीनों क्या थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो है उसके प्रमुख विद्वान थे। अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? हिंदी है, संस्कृत है, प्राकृत है, उर्दू है, कौन सी भाषा थी? हालांकि कहीं कहीं से प्रमाण जो है संस्कृत पे में मिलते हैं। ठीक है, और जो इनकी राजकीय भाषा थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको, तो ये प्राकृत भाषा थी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी प्राकृत भाषा थी। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं के जो है शासनकाल में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, और इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, और पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, पुराणों की जो वर्तमान रूप में जो रचना हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, गुप्त काल में चांदी के जो सिक्के होते थे उनको जो है रूपका कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल, मौर्य काल, प्राचीन काल या बौद्ध काल? तो इसका जो राइट आंसर है वो गुप्त काल हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गुप्त काल में क्या हुआ था कि मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था, और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। ठीक है, देखिए इसमें गुप्त काल में चांदी के सिक्के भी चलते थे, सोने के भी सिक्के चलाए गए। ठीक है, और इसमें स्वर्ण युग, इसमें सोने का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, और इसीलिए जो है इस युग को जो है स्वर्ण युग के नाम से जो है जाना जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त काल के पतन के बाद किस राजवंश का उदय हुआ? आंसर है मैत्रक, और ऑप्शन है मैत्रक, बी मौखरी, सी पुष्यभूति, डी गौड़, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मैत्रक, मौखिर, पुष्यभूत, गौड़, ये सारे जो राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये गुप्त काल के पतन के बाद ही इन लोगों की जो है राजवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये प्रमुख उन लोगों के जो है राजवंश थे। ठीक है, इसको जो है पुष्यभूति वंश भी कह सकते हैं या वर्धन वंश भी कह सकते हैं। ठीक है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। क्योंकि पुष्यभूत वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यभूत ही था। ठीक है, और इसकी राजधानी थानेश्वर, हरियाणा प्रांत। ठीक है, हरियाणा प्रांत उस समय हुआ करता था, तो इसकी राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर कहाँ है? ये हरियाणा राज्य में है और करनाल जिले में है। ठीक है, वर्तमान जो इसकी पोजीशन है
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, किस शासक ने बोधि वृक्ष यानी बोध गया में जो बोधि वृक्ष था उसका वृक्ष कटवा दिया था? ऑप्शन ए है शशांक, बी है चाहे देवगुप्त, सी है पुष्यभूत, डी हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर है शशांक, ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस शासक ने जो क्या किया था कि बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है। और शशांक को पराजित किसने किया था? उस शशांक को हर्षवर्धन ने पराजित किया था और पराजित करके कन्नौज पे अपना अधिकार कर लिया था और उसे अपनी जो है राजधानी बनाया, ठीक है। हर्षवर्धन जो राजा थे उसने शशांक को हराया था और उसके अलावा इन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। कन्नौज पर कब्जा करने के बाद जो है वहाँ उसकी राजधानी बनाया था अपनी। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष हार गया था, ठीक है। हर्ष से शशांक हार गया था और हर्ष किससे हार गए थे? हर्ष जो हार गए थे वो पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे, वो भी उनके बीच युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। तो उसमें जो है हार गए थे। एक चीज़ और, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था, ठीक है। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हम आपको बता ही चुके हैं। ऑप्शन है शशांक, देवगुप्त, पुष्यभूत, हर्षवर्धन। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। और हर्षवर्धन की एक चीज़ और है कि 641 ईस्वी में जो है अपने दूत चीन भेजे थे उसने और 643 ईस्वी 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत जो है उसके दरबार में आए थे, ठीक है। ये एक तरीके का दूत ही था ह्वेनसांग, ठीक है, जो कि चाइना से आया था। इसके अलावा और 2 इसके दूत आए थे चाइना से और हर्षवर्धन पहला ऐसा शासक था जिसने अपने दूत जो है चीन भेजा था। और हर्षवर्धन ने जो है कश्मीर के शासक से, ठीक है, बुद्ध के दंतावशेष का मतलब जो बुद्ध भगवान थे, ठीक है, ठीक, तो महात्मा जो बुद्ध थे इनके दांत, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनके दांतों के अवशेष को मंगवाया था, ठीक है, मंगवाया नहीं सॉरी, जो है बलपूर्वक युद्ध करके प्राप्त किए थे, ठीक है, बलपूर्वक प्राप्त किए थे। और हर्षवर्धन के जो पूर्वज हैं वो भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, ठीक है। और शुरुआत में क्या था कि हर्षवर्धन जो था उनके कुल देवता शिव का परम भक्त था, ठीक है। और चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा को जो है आश्रय प्रदान किया था और वह पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन कौन था? बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। पहले ये लोग जो थे ये भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे और बाद में क्या था कि हर्षवर्धन जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, ठीक है। अगला जो था कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन बाणभट्ट, देवदत्त, अश्वत्थ, नागार्जुन। तो इसका जो राइट आंसर है वो बाणभट्ट था, ऑप्शन ए हो जाएगा। और उनके द्वारा जो रचना हुई थी उन्होंने हर्ष रचित, ये एक रचना होगी और दूसरी थी कादम्बरी, ठीक है। ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कादम्बरी और हर्ष रचित, ये 2 रचनाएं जो है रची थी, ठीक है। तो हर्षवर्धन किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, ठीक है। और ये कभी कभी ये कादम्बरी और हर्षचरित पूछा जाता है। इसके अलावा प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी, ठीक है। देखिए हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद
ये 3 संस्कृत की नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। ऐसा माना भी जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। हर्ष को भारत का जो है अंतिम सम्राट कहा गया है। ठीक है, हर्ष को जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही। ठीक है, लेकिन उसको ऐसा कहा जाता था कि अंतिम हिंदू शासक था, जबकि वो ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का उसने शासन ही किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वान नहीं था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, चलिए इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन डी सही है। चंद्रगुप्त के दरबार में वराहमिहिर, धन्वंतरि, ब्रह्मगुप्त ये तीनों विद्वान थे, कनिष्क नहीं था। क्योंकि कनिष्क जो है खुद एक शासक था। ठीक है, और ये ठीक है तो ये एक शासक था, इसलिए जो है ये विद्वान नहीं था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।